अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, दैट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, काफ़ी सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हमने। मैंने बोला था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और बेसिक फंडामेंटल रूल्स, और ये यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करते हैं। यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करने की वजह से यू गेट टू चेक द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और कंपेयर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कंपनीज, तो वो इसी की वजह से पॉसिबल होता है। अब बात क्या है, मैचिंग कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। ये क्या कहते हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जो अकर्ड हुए हैं टू अर्न द रेवेन्यू मस्ट बिलोंग टू द सेम अकाउंटिंग पीरियड। अब होता क्या है कि बेसिकली मैचिंग कंसेप्ट क्या है, आपके जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, बेसिकली लेट सपोज आप एक कंपनी रन कर रहे हो, ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं। आप अपने कंपनी में रन करते हो, सैलरी को सैलरी देते हो अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, दैट इज गिवन। अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दोगे, काम पे रखोगे, पैसे तो देने पड़ेंगे, ठीक है। ये एक्सपेंस है, क्यों ये एक एक्सपेंस क्यों कंसिडर करा जा रहा है, हम ये खर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो एम्प्लॉय जो है हमारी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा के दे। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, मतलब लेट सपोज वो सेल्स में है, सेल्स डिपार्टमेंट में, तो वो क्या करे, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सेल्स करे, ठीक है। सेल्स करेगा तो सेल्स करने के लिए आपने किसी आदमी को रखा है, तो आदमी को सैलरी पे करनी पड़ेगी। सो दीज आर द एक्सपेंसेस दैट हैव बीन इंकर्ड टू इंक्रीज योर रेवेन्यू, ठीक है। ये एक्सपेंसेस है जो हमने इंकर करे हैं, जिसकी वजह से आपको रेवेन्यू जनरेट होता है। फॉर एवरी कंपनी दिस इज लाइक दिस। अगर आप कोई मशीनरी खरीद रहे हो तो वो भी क्यों, क्योंकि आपको रेवेन्यू जनरेट करना है। तो एक्सपेंसेस आर बेसिकली दैट अमाउंट ऑफ मनी दैट यू स्पेंड टू अर्न द रेवेन्यू, ठीक है। एक्सपेंसेस जो आपने खर्चे करे किस लिए, आपको पैसे कमाने के लिए, ओके। हेंस वंस रेवेन्यू इज रियलाइज, द नेक्स्ट स्टेप इज टू असाइन द रेलेवेंट अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इफ यू पे अ कमीशन टू अ सेल्स पर्सन फॉर द सेल दैट यू रिकॉर्ड इन द मार्च, द कमीशन शुड ऑल्सो बी रिकॉर्डेड इन द सेम मंथ, ठीक है। कहने का क्या मतलब क्या है, अगर आपने कमीशन दी है किसी सेल्स पर्सन को, ठीक है, कमीशन क्या होगा, आपका एक्सपेंस होगा, बिकॉज यू आर पेइंग, कमीशन आपको मिल नहीं रही, आप यू आर पेइंग समवन एल्स, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, इफ यू पे अ कमीशन टू अ सेल्स पर्सन फॉर द सेल दैट यू रिकॉर्ड इन मार्च, द कमीशन शुड ऑल्सो बी रिकॉर्डेड इन द सेम मंथ, ठीक है। आपने कमीशन दी है फॉर सेल, ठीक है। लेट सपोज इसका एग्जाम्पल थोड़ा अच्छे से लगता है, तो होगा हुआ क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स को अगर बुक में एंट्री देखेंगे तो, बिकॉज कैश आया, सेल्स हुई है, अभी किसी सेल पर्सन ने करी है, तो सेल्स पर्सन ने करी है ऑन 31 मार्च, एंड मैंने उसको बोल दिया था कि मैं आपको क्या दूंगा, कमीशन दूंगा फॉर दिस पर्टिकुलर सेल। अगर आपने सेल कर दी तो मैं आपको कमीशन दूंगा, ठीक है। अब कमीशन क्या है मेरे लिए, एक्सपेंस है। कमीशन मेरे लिए एक्सपेंस है। अब उसके बाद मैंने कैश में पे करा है, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश। कमीशन क्या हुआ, मेरा एक्सपेंस जो किस में आता है, हमारा नॉमिनल अकाउंट में आता है, सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। टू कैश क्या है, बिकॉज क्रेडिट वॉट गोज आउट रियल अकाउंट, तो कैश बाहर जा रहा है, राइट। अब बात क्या हुई, जो कमीशन शुड बी रिकॉर्डेड इन द सेम मंथ, अगर ये मैंने 1 अप्रैल को पे करा है, कमीशन जो पे करा है, तो इसको रिकॉर्ड कब करना है, 31 मार्च को, मतलब लास्ट अकाउंटिंग पीरियड में। मैं इसे 1 अप्रैल में नहीं रिकॉर्ड कर सकता, बिकॉज क्योंकि ये जो कमीशन है वो हुआ किसकी वजह से, इस सेल्स की वजह से, राइट। और हमारे मैचिंग कंसेप्ट का यही मतलब है, इफ़ यू पे अ कमीशन, मतलब कमीशन से नहीं देखना, आपको ये देखना है कि अगर आपको कुछ रेवेन्यू जनरेट हुआ है और उसके ऊपर आपने एक्सपेंस करा है, ये रेवेन्यू जनरेट हुआ था मेरा लास्ट अकाउंटिंग ईयर में, और उसके बेस पे मैंने किसी को कमीशन दिया है, सो दिस कमीशन हैज़ टू बी इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड। मतलब चाहे मैंने पेमेंट 1 अप्रैल को करी, बट इसे रिकॉर्ड मुझे 31 मार्च को ही करना पड़ेगा, या पिछले अकाउंटिंग पीरियड में, बिकॉज ये क्या है, हम केस ले रहे हैं रेवेन्यू एंड एक्सपेंस को मैच करने का। आपने ये रेवेन्यू अर्न करके दिया मेरे एम्प्लॉय ने, मैंने उसको बोला बहुत अच्छी बात है, मैं आपको कमीशन दे रहा हूँ, तो कमीशन देने की वजह से कब उसको पेमेंट करूंगा, उसी रेलेवेंट अकाउंटिंग पीरियड में। सो दिस इज कॉल्ड मैचिंग कंसेप्ट। आई होप सबको समझ में आया होगा। दिस एग्जांपल मेड इट वेरी क्लियर हाउ टू यूज मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट इंप्लाई करता है जो भी रेवेन्यू अर्न करा गया ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर, वेदर रिसीव्ड और नॉट ड्यूरिंग दैट ईयर, और ऑल द एक्सपेंसेस इंकर्ड वेदर पेड और नॉट ड्यूरिंग दैट ईयर, समझ रहे हो, वही जो मैंने भी बताया, शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस फॉर दैट ईयर। जब हमें उस टाइम पीएनएल में जब हम लॉस कंसिडर करेंगे या फिर प्रॉफिट दिखाना होगा,
तो हमें सारा का सारा कंसिडर करना पड़ेगा। कमीशन विल बी कंसिडर एज ए एक्सपेंस, राइट, तो एक्सपेंस की तरह कंसिडर करा जाएगा। दिस एनेबल्स द इन्वेस्टर और शेयर होल्डर टू नो द एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो इससे शेयर होल्डर को क्या पता लगता है कि कितना एग्जैक्टली प्रॉफिट है या लॉस है बिजनेस का। तो हम मैचिंग कंसेप्ट में जितने भी आपके रेवेन्यू ऑन हुए हैं, चाहे मिले हैं या नहीं मिले, जितने भी आपने एक्सपेंस इंकर करे हैं उस रेवेन्यू को लेने के लिए, चाहे पे करे या ना पे करे गए, सबको उसी रेलेवेंट अकाउंटिंग पीरियड में नोट डाउन करना है टू नो द रियल प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशन की। हमारे 10 जो थे सारे के सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पूरे हो गए। अब बात करते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है? सर्टेन रिस्ट्रिक्शन फॉर द बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट आर कॉम्प्लिकेटेड एंड आर अनक्लियर। Although accounting conventions are not generally or legally binding, these generally accepted principles maintain consistency in financial statement। ठीक ठीक है, इसका मैं एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे हमने बात करी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमारे क्या है बेसिकली, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है हमारे फंडामेंटल्स। ठीक है, ये तो फॉलो करने ही पड़ेंगे अगर आप अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बना रहे हो। ठीक है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है, ये हमें डायरेक्शन देते हैं टू हाउ टू प्रिपेयर दिस अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, राइट। तो ये जोनली और लीगली बाइंडिंग नहीं है, बट अगर आप इन्हीं डायरेक्शन को फॉलो करोगे तो एक यूनिफॉर्मिटी और एक कंसिस्टेंसी क्रिएट हो जाती है अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, ये हमने मान लिए है, अपना लिए है दैट वी हैव टू, ऑल ऑफ अस हैव टू फॉलो these conventions to make sure that there is enough consistency across the globe for the financial statements। ठीक है, while standardized financial reporting processes, the accounting convention concern comparison, full disclosure of transaction, relevance and application in financial statement। कहने का मतलब ये है जितने भी अकाउंटिंग कन्वेंशन है ये कंपैरिजन में हेल्प करते हैं, फुल डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांजेक्शन, रेलेवेंस एंड एप्लीकेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब में मदद करते हैं हमारी। ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कन्वेंशन है। सबसे पहला है कंजर्वेटिज्म। ठीक है, तो कंजर्वेटिज्म के बारे में बात करता हूँ। इट टेल्स द अकाउंटेंट to err on the side of caution when providing the estimates for the asset and liability, which means that when there are two values of transaction available, then the always lower one should be referred to। तो बेसिकली कंजर्वेटिज्म का मतलब है कि हमें जब भी अकाउंटिंग में अगर आपको दो वैल्यू मिल रही हो फॉर ट्रांजेक्शन, यू शुड ऑलवेज रिकॉर्ड द लोअर वन। व्हाई? बिकॉज हम नहीं चाहते आप सारी हायर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो और फिर अपने क्या प्रॉफिट एंड लॉस को कम दिखाओ। तो उसमें और कॉशन, बिकॉज आपको कॉशियस होना पड़ता है, बिकॉज लेट सपोज आपने पीएनएल बना रहे हो, काफ़ी बार हम किसी से भी मिस्टेक हो जाती है, नोटिंग प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो जब भी आप एस्टिमेट प्रोवाइड कर रहे हो फॉर एसेट एंड लायबिलिटी, मतलब देर आर टू वैल्यूज ऑफ अ ट्रांजेक्शन अवेलेबल, आपने सेल्स करी है, ठीक है, सेल्स करी टू आपने कर दी कैश के थ्रू। ठीक है, सेल्स अकाउंट टू कैश अकाउंट। ओके, अब ये करी थी टू समवन एक्स ऑन डेट 31 मार्च, 20,000 रुपीज़ की, 20,000 की थी, बट आपको एक और एंट्री मिल रखी है फॉर द सेम थिंग, बट दैट इज फॉर 25,000। तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि कौन सी रिकॉर्ड करनी, कौन सी सही है, आपको पता नहीं, इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है। तो कंजर्वेटिज्म कहता है यू शुड फॉलो दिस, यू शुडंट फॉलो दिस, राइट। हमें हमेशा कम वैल्यू को लेके चलना है, मे बी शायद कम वैल्यू हो सकती है गलत हो, बट हमें हमारी तरफ से अज्यूम करना है दैट कम वैल्यू वाली इज राइट। ओके, सो दिस इज व्हाट कंजर्वेटिज्म इज ऑल अबाउट। अब बात करते हैं नेक्स्ट पे, फिर बात आती है हमारी कंसिस्टेंसी पे। अ कंपनी इज फोर्स टू अप्लाई द सिमिलर अकाउंटिंग पीरियड अक्रॉस द डिफरेंट अकाउंटिंग साइकिल। इसका मतलब क्या है कि आपने लेट सपोज, आपको सबको पता होगा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं। एक होता है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब इसमें क्या है कि जो हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड है, आ, आपने जो वैल्यू है उस पर ही कंसिडर करो, जो फेस वैल्यू होती है ऑफ एन एसेट उस पर ही 10-10% जो अमाउंट है वो सेम ही रहता है,
रिटन डाउन वैल्यू में आप हमेशा जो भी एसेट की वैल्यू है जो गिर के आई है उस पे कैलकुलेट करते हो डेप्रिसिएशन। मतलब लाख रुपए का था और 10 रुपए का 10% का डेप्रिसिएशन लगा तो 90,000 का डेप्रिसिएशन, मतलब 90,000 की बुक वैल्यू बची। उसके बाद फिर 10% तो ये 9,000 रुपये, तो 81,000। बट अगर हम स्ट्रेट लाइन में देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन में हमेशा 10,000 रुपये का ही डेप्रिसिएशन करना होता है, तो ये हमारा दोनों में डिफरेंस है। अगर एक कंपनी ने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड को ही फॉलो करा है, सो देन दे शुड फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर डेप्रिसिएशन। ऐसा नहीं है कि वो मूव करके रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, बुक वैल्यू में चेंजेस आते रहेंगे, आगे वाले को प्रॉब्लम होगी। इन केस इफ यू वांट टू चेंज इट, तो आपको एक वैलिड या रीजनेबल रीजन देना पड़ेगा कि आप क्यों शिफ्ट कर रहे हो फ्रॉम स्ट्रेट लाइन मेथड टू रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। जब भी शिफ्ट कर रहे हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इम्पैक्ट दिखेगा उसका, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि रादर देन चेंजिंग और स्विचिंग इट फ्रीक्वेंटली, आप एक मेथड लो और उसी को फॉलो करो। अब डिफरेंट अकाउंटिंग साइकिल्स में अगर आप चेंज करते रहोगे तो आपकी जो वैल्यूज आएंगी ऑफ एसेट्स, वो बुक वैल्यू हर टाइम कुछ ना कुछ अलग आएगी। लोगों को हमेशा लगेगा कि या तो बुक वैल्यू बढ़ा के आई है या बुक वैल्यू घटा के आई है, कंफ्यूजन होती रहेगी और शेयर होल्डर्स जो है एक कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं बना पाएंगे। तो इतनी कंफ्यूजन के बीच में इफ यू वांट टू मेक अ कॉन्क्रीट डिसीजन दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। तो कंसिस्टेंसी होना, दिस इज आवर सेकंड कन्वेंशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये फोर्स करते हैं, जैसे हमने बोला, अप्लाई करना सिमिलर अकाउंटिंग प्रिंसिपल अक्रॉस द डिफरेंट अकाउंटिंग साइकिल। वंस दिस चूजेस अ मेथड इट इज अर्ज टू स्टिक विद इट द फ्यूचर ऑल्सो। मतलब एक बार आपने स्ट्रेट लाइन मेथड ले लिया तो आप स्ट्रेट लाइन मेथड पे स्टिक करो, ऐसा नहीं है कि बार बार मूव करते रहो। In the absence of these accounting conventions, the ability of investor to compare and assess how the company performs become more challenging। अगर आप चेंज करते रहोगे तो वहां पे एक इन्वेस्टर के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि एक्चुअली में कंपनी की एसेट्स की वैल्यू कितनी है, कि ये बढ़ा के दिखा रखी है या घटा के दिखा रखी है। तो अल्टीमेटली आप इन्वेस्ट करोगे या नहीं करोगे, तो दैट इज वेरी डाइसी ऐसी चीज़ों में, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पे। दिस इज अबाउट फुल डिस्क्लोजर। जो भी इंफॉर्मेशन है जो हमें आपको लगता है कि पोटेंशियली सिग्निफिकेंट की है या रेलेवेंस की है, उसको पूरा डिस्क्लोज करना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट इज डेट्रीमेंटल टू द कंपनी। मतलब क्या है, बैलेंस शीट में आपको ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंट करना है अपनी फिगर्स को, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। बैलेंस शीट में ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंट करना पड़ता है। उसके बाद बैलेंस शीट के अलावा अगर हम बात करें, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो, ये जो भी है, आपको सारी की सारी डिटेल्स जो भी मटेरियल है, मतलब जो कि एक इन्वेस्टर के लिए या किसी और स्टेक होल्डर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, उनको बताना ज़रूरी है। दैट दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी प्रोवाइडेड टू यू, राइट। अगर आपको ये आपकी डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, तो फुल डिस्क्लोजर का मतलब जो भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है सब बतानी पड़ेगी। आप ये नहीं आप छुपा लोगे। अगर आप छुपा लोगे, चाहे वो आपके लिए भली हो या बुरी हो, राइट। डेट्रीमेंटल का मतलब क्या है, लेट सपोज आपने कुछ नेगेटिव भी अपनी कंपनी के बारे में बता दिया फुल डिस्क्लोजर में कि दैट यू मेड अ लॉस दिस टाइम, बट दैट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज फुल डिस्क्लोजर करना जरूरी है। चाहे आपकी इमेज खराब हो या अच्छी बने, दैट इज अदर थिंग, ठीक है। आपने लॉस करा, यू शो इट एज अ लॉस। व्हेन यू मेड गेन्स यू शो इट एज गेन्स, राइट। चेंज मत करो, छुपाओ मत चीजें, इन्वेस्टर से धोखा होता है, राइट। तो आगे आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्कैम्स निकल के आते हैं। क्यों आके निकल के? बिकॉज ये कंपनीज क्या करती है, अपनी ट्रू या रियल साइड नहीं दिखाती। जब ट्रू और रियल साइड नहीं दिखाती तो ये स्कैम्स बनते हैं, और इन स्कैम्स की वजह से एज यू नो ये प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। फिर अब बात करते हैं मटीरियलिटी। सिमिलर टू फुल डिस्क्लोजर, दिस कन्वेंशन ऑल्सो बाउंड ऑर्गेनाइजेशन टू पुट डाउन देयर कार्ड्स ऑन द टेबल, meaning they need to totally disclosure all the material facts about the company. This aims behind the materiality convention is that any information that could influence person decision by considering the financial statement must be included, ठीक है। अब बात करें मटीरियलिटी की। फुल डिस्क्लोजर और ये बहुत सिमिलर है, जैसे हमने स्टार्टिंग की लाइन में पढ़ी कि सिमिलर टू फुल डिस्क्लोजर, ठीक है। ये कन्वेंशन भी ऑल्सो बाउंड करता है ऑर्गेनाइजेशन को टू पुट डाउन देयर कार्ड्स ऑन द टेबल, मीनिंग जो भी है आपको लगता है रेलेवेंट होगा, सबका सब बता दो इन्वेस्टर्स को। आपके कितने शेयर होल्डर्स में कितने कंपनी के जो आईपीओ के साइड से प्रमोटर्स है वो है कि नहीं, पब्लिक का कितना
होल्डिंग है आपकी कंपनी में, यू हैव टू डिस्क्लोज ईच एंड एवरीथिंग so that investor can make those decisions, right? So if you remember, Paytm came with its IPO. Paytm अपने IPO के साथ आया था. So when Paytm came up with its IPO, तो Paytm के काफ़ी सारे जो promoters थे, they dumped that company और उन्हें अच्छे प्राइस पे they sold out their shares, right? तो majority of the Paytm company shares were acquired by the retailers like us, the individual shareholders, right? तो अब हुआ क्या था, अगर ये इंफॉर्मेशन ज़्यादा दिखती, मेजोरिटी ऑफ दोज हु अप्लाइड इन द आईपीओ वुड हैव रियलाइज कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द वैल्यूएशन. जो वैल्यूएशन के साथ पेटीएम लॉन्च हुआ है वो थोड़ा रॉन्ग है, और उस रॉन्ग वैल्यूएशन के साथ जब वो लॉन्च हुआ, as you can see, the minute that it was started in the trading in the stock market, it went down like crazy, right? And it has never been able to recover. आज तक वो recover नहीं कर पाया है. So this is what basically saying, अगर आप मटेरियल अपने फैक्ट्स रखोगे तो इन्फॉर्म्ड होना एक यूजर के लिए बहुत ज़रूरी है. वो इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग कर पाएगा, ठीक है, वो सब ज़रूरी है. नहीं तो एक इन्फॉर्म डिसीजन बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. और नॉट सेइंग द पेटीएम ड्यूब, बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं ऐसे रास्ते ढूंढते जिससे बेवकूफ़ बनाया जाए टू द इन्वेस्टर्स, ठीक है, राइट? सो दीज आर द 4 कन्वेंशन: कंजर्वेटिज्म, CCFM, ठीक है, CCFM याद कर लो: कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी, फुल मटीरियलिटी एंड फुल डिस्क्लोजर एंड मटीरियलिटी, ठीक है. ये सारे हमारे 4 कन्वेंशन हो गए और 10 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है. तो अगर हम बात करें आज की क्लास में हमने क्या बात करी, 10 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड 4 अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ठीक है. बट मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ. इन सब के अलावा देयर इज वन इम्पोर्टेंट थिंग जो मुझे लगता है बतानी जरूरी है, दैट देयर आर ट्रेडिशनल अकाउंटिंग रूल्स, जो मैंने अभी थोड़े थोड़े बीच बीच में बताए थे. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? आपको सबको याद होगा, मैंने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बोलते थे, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ये रिवीजन में बहुत ज़रूरी है, राइट? तो हम बेसिकली एक डेबिट कॉलम बना लेते हैं. डेबिट साइड रूल क्या होता है और एक क्रेडिट साइड रूल क्या होता है. और यहाँ पे नेचर कौन सा अकाउंट है. सबसे पहला है पर्सनल अकाउंट, जो हमारे पर्सन्स का होता है, रियल पर्सन्स का होता है. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, रूल डेबिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है. मैं समराइज अभी कर देता हूँ, बट आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट दिस वन फर्स्ट. पर्सनल अकाउंट के बाद हमारा रियल अकाउंट आता है. रियल अकाउंट कंसिस्ट ऑफ एसेट्स, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल एसेट्स होते हैं हमारे. तो इसमें होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो हमारा कैश होता है, जब कैश आता है तो डेबिट में उसको डेबिट करते हैं. क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जब कैश बाहर जाता है तो उसे क्रेडिट करते हैं. फिर जो थर्ड है हमारा, दिस इज नॉमिनल अकाउंट. सारे एक्सपेंसेस जो है इसमें ही आते हैं. तो इसमें क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड, ठीक है. तो ये सारे हमारे क्या है, ट्रेडिशनल अकाउंट. सॉरी, ओके, सॉरी अबाउट दैट, बिट अनवेल दो, बट ये हमें करना है. तो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग रूल्स के हम बारे में बात कर रहे थे. तो इसमें हम गोल्डन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं. 3 मेजर अकाउंट्स होते हैं हमारे: पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट. तो इसमें डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, एंड डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. ये इसके बेस पे हमारी सारी जर्नल एंट्रीज होती है. तो इसीलिए मैं आपको रिवाइज कराना चाहता था कि इसमें आपको अकाउंटिंग नेचर पता चल जाए. दूसरा क्या है, आपको सारी की सारी एंट्रीज याद हो जाए. ओके. अब इसके बाद ना मॉडर्न रूल्स भी आ गए, अगर आपने कभी नोटिस करा हो, जिसने बहुत पहले पढ़ा है, और मोस्टली आज भी हम ट्रेडिशनल रूल्स को फॉलो करते हैं. तो मॉडर्न रूल्स में, एक सेकेंड, मॉडर्न रूल्स में हम क्या फॉलो करते हैं,
जो हमारा एसेट एंड एक्सपेंस रिलेटेड अकाउंट होता है, तो जब वो बढ़ रहे होते हैं तो इंक्रीज करना होता है डेबिट साइड में, और जब वो घट रहे होते हैं तो डिक्रीज करना होता है क्रेडिट साइड में। एसेट एंड एक्सपेंस का सेम चलता है। लाइबिलिटी एंड कैपिटल अकाउंट का ऑपोजिट चलता है इसमें, ठीक है। मतलब अगर लाइबिलिटी को डेबिट करना है, मतलब डिक्रीज हो रही है तो डेबिट करना होता है, और लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही होती है तो क्रेडिट करना होता है। सेम विथ कैपिटल अकाउंट एज वेल। तो ये हमारे मॉडर्न रूल्स है। दोनों रूल्स मैंने आपको क्यों बता दिए, रिवाइज करना पर्पस था। एज आई नो कि आपने सब पढ़ा ही होगा डेफिनेटली कभी ना कभी, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है रिवाइज कराना, बिकॉज काफ़ी सारों की ट्रांजेक्शन का नेचर ही यही होता है। आपके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इसी पे फ्रेम होते हैं, रूल्स के आसपास ही आपको टेस्ट करा जाता है, और काफ़ी लोग भूल जाते हैं रूल्स को एट टाइम्स। मुझे ऐसा लगता है कि इनका रिविजन भी ज़रूरी है, एल्स काफ़ी टाइम के बाद इन्हें पढ़ने में ना बच्चे भूल जाते हैं कि ट्रांजेक्शन्स में कैसे करते थे, एंट्रीज कैसे करते थे। ओके, तो आज की अगर मैं वीडियो को समराइज करना चाहूँ तो पहले फर्स्टली आई वांट टू टॉक अबाउट कि हमने सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा। सो देयर 10, सो देयर 10 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, एंड मैंने हर को अच्छे से एक्सप्लेन करा विद एग्जांपल। व्हाई? बिकॉज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से आपके ना क्वेश्चंस अंदर से आते हैं, ठीक है। मैचिंग कंसेप्ट हो गया हमारा, रेवेन्यू कंसेप्ट हो गया। सो व्हाट आर ऑल दिस अक्रूवल कॉन्सेप्ट? बिकॉज ये हमने पढ़े हुए हैं, बट विद टाइम व्हाट यूजुअली हैपेंस इज दैट हम प्रैक्टिस नहीं करते ना, तो हम भूल जाते हैं कि ये सारे कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करना होता है, यूटिलाइज कैसे करना होता है। और ये बहुत आसपास के कॉन्सेप्ट है, मैचिंग, रेवेन्यू, अक्रूवल। दिस साउंड वेरी फेमिलियर, राइट? इसीलिए इनको रिवाइज करना जरूरी है, और इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं कि विच वन, विच स्टेटमेंट बिलोंग्स टू विच पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है, रेवेन्यू कॉन्सेप्ट में क्या होता है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, तो उसको याद कराना जरूरी है। अक्रूवल का मैंने बताया था, समथिंग इज ड्यू। जब भी कुछ ड्यू होता है हम उसे तभी कंसिडर करते हैं। रेवेन्यू में आपको मैंने बताया था कि रेवेन्यू चाहे लेटर रियलाइज हो, उससे कुछ मतलब नहीं है, और इसमें परचेसिंग ऑर्डर को कंसिडर नहीं करते। जब सेल्स हो जाती है इज नॉट कंसिडर्ड, जब ओनली व्हेन सेल्स हैपेंस, राइट? जब आपके पास आपने सामान भेज दिया है, या फिर आपको कैश मिल गया है, राइट टू रिसीव कैश, तो ही हम रेवेन्यू कॉन्सेप्ट मानते हैं। और रेवेन्यू एंड एक्सपेंस incurred to earn that revenue, ठीक है, वो सेम अकाउंटिंग पीरियड में मेंटेन होने चाहिए। सो बेसिकली दिस वाज मेजॉरिटी ऑफ द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ये जो तीनों हैं काफ़ी फेमिलियर है, सिमिलर है, इसीलिए मैंने आपको ये बताया बार बार। और ये तीनों कर लिया, इसमें कंफ्यूजन निकल गया ना, आपके मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन बन जाएंगे। काफ़ी बार मैंने क्वेश्चन देखा है मैचिंग, रेवेन्यू और अक्रूवल में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि सारे सिमिलर जैसे लग रहे हैं। सिमिलर नहीं है, थोड़े बारीकी है, बारीकियों पे ध्यान दोगे तो यू कैन डेफिनेटली स्किम थ्रू क्वेश्चंस और सही आंसर पता लगा सकते हो, ठीक है। तो आप एक बार नोट कर लो, ये मैंने समराइज कर रखा है, राइट। मैं फिर इसके बाद अभी अकाउंटिंग कन्वेंशंस पे आता हूँ। आई गिव यू 1 मिनट टू नोट दिस डाउन एज वेल, बिकॉज पहले देखो अप्रूवल कॉन्सेप्ट, इसको याद रख लो, समथिंग इज ड्यू ये लिख लो, ओके। सेकेंड हमारा रेवेन्यू कॉन्सेप्ट की मैं बात करूँ, यहाँ पे हम बोल रहे हैं परचेज ऑर्डर एंड सेल्स में डिफरेंस जो होता है वो हमें तब रेवेन्यू के लिए रियलाइज करना है जब हम सेल्स कर लेते हैं, राइट टू रिसीव कैश और यू रिसीव कैश, सो दैट इज रेवेन्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मैचिंग कंसेप्ट में। मैचिंग कंसेप्ट क्या है, हमारा रेवेन्यू एंड एक्सपेंस incurred टू ऑन दैट रेवेन्यू हैज टू बी इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड। चाहे पेमेंट हो या ना हो, चाहे रेवेन्यू मिला हो या ना हो, दोनों चीज़ें मैटर नहीं करती। जिस ईयर का है उसी ईयर में नोट डाउन करना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी सारे जो हमारे
अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, बीट डुअल एस्पेक्ट, बीट मनी मेजरमेंट एस्पेक्ट, ये सारे बहुत सिंपल है, नाम से एक्सप्लेन में आपको समझ में आ जाता है कि इसका मतलब क्या है और ये करते क्या है। ठीक है, मनी मेजरमेंट जिस मनी ट्रांजैक्शन है उन्हीं को करना है। डुअल एस्पेक्ट में सारी जर्नल एंट्रीज डुअल एंट्रीज होती है, तो वो बता दिए मैंने। So these are all your accounting concept and how a question can come on this, as I said, matching concept में कोई statement दे रखी होगी, 4 statement 4 options, match the following, right? तो वो होता है। So these are all your accounting concept। अब एक सेकेंड, अब बात करते हैं फटाफट अकाउंटिंग कन्वेंशन के बारे में। ये आई होप आप सबने नोट डाउन कर लिया हो। अकाउंटिंग कन्वेंशन बेसिकली मैंने बताया कि ये हम तरीके यूज कर रहे हैं, जो फंडामेंटल रूल्स है उनको हम कैसे यूज करना है कन्वेंशन के थ्रू। हमने सबसे पहले बात करी कंजर्वेटिज्म से शुरू करा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात करी कंसिस्टेंसी, फिर उसके बाद हमने बात करी फुल डिस्क्लोजर, सॉरी फुल डिस्क्लोजर, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ ये बार बार, एंड देन देयर इज मटीरियलिटी, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, अकाउंटिंग कन्वेंशन है, ये चारों के चारों जो रूल्स को हम फॉलो करते हैं किस तरीके से। दो वैल्यू है तो हम लोअर वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन को फॉलो करेंगे कंजर्वेटिज्म में। कंसिस्टेंसी मतलब जो भी आप फॉलो कर रहे हो मेथड उसी को फॉलो करते रहो, नहीं तो प्रॉब्लम होती रहेगी। फिर फुल डिस्क्लोजर, जो भी आपको मटेरियल इन्फॉर्मेशन पता है सब बता दो। क्यों बतानी, इन्वेस्टर एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए उसी लिए बताना पड़ता है। so these all form part of your accounting convention, ठीक है। आई होप ये तो हमने बस अभी पढ़ा है तो ये आपको याद होगा। ये चारों के चारों नाम याद करने के लिए CCFM है, कन्वेंशन, कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी, फुल डिस्क्लोजर एंड मटीरियलिटी। तो ये हमारे क्या है, 4 अकाउंटिंग कन्वेंशंस है। ओके, आई होप ये आप सबको यहाँ तक क्लियर हो चुका हो। एंड आज की वीडियो में ये हमने सारा का सारा समराइज भी कर लिया जो हमने पूरा का पूरा क्लास में कवर करा था। ओके, राइट। सो आई थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो, ठीक है। इस सेशन में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करी है, अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशन, ना ही बस वही बट गोल्डन रूल्स, मॉडर्न रूल्स सब कवर करा है A to Z, ठीक है। ये क्यों कवर करा है, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट यू रिवाइज इट थरली। आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें कुछ मिस आउट ना रह जाए, सारी चीज़ें प्रिपेयर्ड हो अच्छे से, मिसिंग आउट कोई पार्ट ना हो, वो सब का सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना and subscribe to the channel as well because I will be coming up with more videos on paper 2। सारी की सारी वीडियोस, सारी के सारी यूनिट्स कवर करेंगे एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपको वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर UGC नेट एग्जामिनेशन कुड बी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम नाउ, राइट। सो आपको अपने तक कंपटीशन रखना, यू वांट टू नो हाउ मच पीपल आर कम्पीटिंग, या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी ये वीडियो, अगर उनको प्रॉब्लम है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में, राइट। और ऑडिटिंग के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, सो इफ यू वांट टू लर्न अबाउट ऑडिटिंग इन डिटेल गो एंड चेक आउट दैट वीडियो एज वेल, ठीक है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट इफ यू आर हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम, टैलेंट ब्लेजर कम्स अप विद देयर ओन ऐप। टैलेंट ब्लेजर ऐप है जो है गूगल प्ले स्टोर पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे, राइट। अब क्या है, एज ए सेड, इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट यू नीड टू असेस योर सेल्फ टाइम बाय टाइम। तो आपको अपने आप को असेस करना है तो आपको मॉक टेस्ट देना जरूरी है। और मॉक टेस्ट कहाँ मिलेंगे, टैलेंट बेजर ऐप पे, राइट। सो वो टैलेंट बेजर ऐप पे आप डाउनलोड करो, मॉक टेस्ट दो फ्री में, अपने आप को असेस करो, राइट। मॉक टेस्ट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ वी आर प्रोवाइडिंग यू सोल्यूशन, वी आर प्रोवाइडिंग यू इंटेलिजेंट सोल्यूशन, कि आपने जो चूज करा वो क्यों गलत है एंड जो राइट है वो क्यों राइट है, राइट। तो सोल्यूशंस जरूरी है टू नो वेयर यू आर गेटिंग रॉन्ग, तो वो सब भी है। तो उसको डाउनलोड कर लो एंड द ऐप इज फॉर फ्री, सो देयर आर नो चार्जेस। आप डाउनलोड करके यूज करके एंड यू कैन डेफिनेटली गिव द फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, राइट। सो इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी वी कैन ऑल्सो कवर इट इन द कमेंट सेक्शन एंड डू सब्सक्राइब टू द वीडियो। एंड इफ यू डिड लाइक आवर वीडियो, लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन जरूर दबा देना, so that you can get notified for the same whenever I come up with a new video on
यूनिट 2 और द पेपर 2, राइट? तो ठीक है, फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन दिस वन।